नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। दोस्तों आज हम देखेंगे 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा की सेकंड शिफ्ट का सेट बी। हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों सेट बी की हमारी शुरुआत हो रही है डीआई से। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डीआई और मैथ्स के क्वेश्चन हैं वह मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और उनके जवाब दे दूंगा। आपको वीडियो को रोक के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने जवाब को क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। हम सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 80/29 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चमन और रमेश। क्वेश्चन नंबर 3, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को मिलाकर रुपए 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 750 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक ये रही हमारी दूसरी डीआई। दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी गल्फ में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, इसको आप देख लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं। तो वर्ष 2018 में खाड़ी गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1680। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23:27:21:22:20। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1:5। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5%। क्वेश्चन नंबर 10, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 20,800। तो दोस्तों आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं। जवाब मैंने आपको यहाँ बता दिए, आप अपने जवाब को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और एक किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 47.75 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12, स्नेहा ने एक शर्ट और 2 बैग और एक पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 65.9 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 56.59%। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपए।
क्वेश्चन नंबर 15, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 91:57। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक डीआई देख लेते हैं। प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित हैं जो एक ट्रेडिंग कंपनी के 2015-16 से 2020-21 तक उसके 4 उत्पादों पी क्यू आर एस पर विज्ञापन व्यय करोड़ रुपए में दर्शाता है। लाभ बराबर बिक्री माइनस विज्ञापन व्यय। तो यहाँ पर दोस्तों ये तालिका दी गई है, ये आपको देख लेना है। हम सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2020-21। क्वेश्चन नंबर 17, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2019-20। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2020-21। क्वेश्चन नंबर 19, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी क्यू आर एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 हो तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 38.33%। क्वेश्चन नंबर 20, 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 212.225 करोड़ रुपए। तो दोस्तों हमारा डीआई का सेक्शन खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जीके जीएस के सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोपड़। क्वेश्चन नंबर 22, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिशेन। क्वेश्चन नंबर 23, खिज्र खान दिल्ली का शासक था निम्नलिखित में से वह किस राजवंश से संबंधित था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैयद राजवंश। क्वेश्चन नंबर 24, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। पहली घटना है बारदोली में किसान आंदोलन। ये हुआ था दोस्तों 1928 में। महात्मा गांधी ने नुआखली की यात्रा की। सही जवाब है 1946। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंदे आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों का साधारण कारावास। क्वेश्चन नंबर 30, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जल तालिका या वाटर टेबल। क्वेश्चन नंबर 31, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 34,
अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाल मसीह या चाइल्ड क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रब अल खली रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कांडला, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 37, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और यह बहुत सफल रहा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 39, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 40, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 2 में। क्वेश्चन नंबर 41, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंतव्य आधारित कर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साइबर कानून। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 44, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चालक की आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 175 में ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 48 मैथ से संबंधित है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथ्स के हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको उसका जवाब बताऊंगा। क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/2। क्वेश्चन नंबर 49, एक्स के किस मान के लिए ये कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 63। क्वेश्चन नंबर 50, ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 288। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, पीजोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 54, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की मां गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 57 किलोग्राम। ये आप देख लेना दोस्तों सोच समझ के। क्वेश्चन नंबर 55, ये जो क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.8। क्वेश्चन नंबर 56, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुत घना अंधेरा होना। क्वेश्चन नंबर 57, पित्त प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पितृच्छा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरिता, तटनी और निम्नगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा की रात कुहू। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 61, ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्लेप्टोमैनियक। क्वेश्चन नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रिपोजिशन। विराट प्लेस क्रिकेट ब्लैंक फुटबॉल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड्स फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 63, पुट द करेक्ट आर्टिकल। द प्रेसिडेंट, इससे पहले लगेगा द प्रेसिडेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 और 65 के लिए पैराग्राफ दिया गया है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। इन द ओरिजिनल देयर आर 4 lions mounted back to back on a circular abacus which itself rests on a bell-shaped lotus. The frieze of the abacus has sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull, and a lion separated by intervening dharma chakras. The profile of the lion capital showing 3 lions mounted on the abacus with the dharma chakra in the center, a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of dharma chakras on the extreme right and left was adopted as the state emblem of India on 26 January 1950. The bell-shaped lotus was omitted. The motto Satyamev Jayate, which means truth alone trumps, written in Devanagari script below the profile of the lion capital, is part of the state emblem of India. तो दोस्तों ये पैराग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 66, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 67, 10:25 पे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 197.5। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से बेजोड़ को चुने। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 161, 207, 299, 347। ये ओड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 69, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। यह कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इस प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। यह कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला कथन है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। दूसरा कथन है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यदि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांधी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री खुशविंदर बोहरा। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है।
निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उमलिंगला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर, नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। क्वेश्चन नंबर 78, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संचयिका दिवस। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 80, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 81, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएसी में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 82, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बगदाद। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 85, खास आबा दादा साहेब यादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डोनापोला, गोवा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 88, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुंडा जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 89, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों द्वारा सरस्वती और द्रुस्दती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मवर्त। क्वेश्चन नंबर 90, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अन्न के देवता। दोस्तों हमारे अगले 10 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के गद्यांश से। तो हम क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पंथों और विविध मत मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी जरूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरजीह दें और उन्हें धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों और अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक जरूरी है क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनुरूपता को जायज और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगें, एक ही पूजा पद्धति को अपना लें और एक ही नैतिकता का अनुपालन करने लगें, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित है, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। जागतिक विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ ले लेने में मानवता खिल उठती है। तो इस गद्यांश से क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्वेश्चन नंबर 91, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अधि, आत्म और इक। क्वेश्चन नंबर 92, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। ये किस तरह के वाक्य का प्रकार है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 93, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 94, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। क्वेश्चन नंबर 95, मानवता कब खिल उठती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक, और ये हमारा अगला गद्यांश है। इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंतः स्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा देने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल जा सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की बेधे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो सकता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर गिरता दिखाई देता है तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं है और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। और देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 96, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 98, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन, गद्यांश में कायर किसको माना गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले उसे कायर माना गया है। तो दोस्तों ये थे 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट की शिफ्ट 2 के सेट बी के सभी 100 क्वेश्चंस। इनके जवाब आपको दिए गए ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीवाईक्यू वाला को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में 29 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।